rights, because India is the world's largest democracy, the human rights abuses and the abuse against journalists is not happening, you are highly mistaken. I think the world needs to understand that journalists in India are being incarcerated, are being jailed for sedition and war against nation just for speaking the truth. Kashmiri journalists who are just reporting the everyday truth, they are being jailed. So it's a tough time. I mean, to get here, I had to get a court order, and I was still detained at court, and I'm still talking about my own privilege, and I'm a privileged journalist. I can't even begin to say what it means to be a less privileged journalist in India. नमस्कार मित्रों, मैं शेखर एक बार फिर कानपुर से। आपने ये क्लिपिंग देखी। इस क्लिपिंग में एक हमारे देश की महान पत्रकार, जिसको आप लोग पहचान गए होंगे, राना अयूब, जो कि एक वामपंथी गैंग की एक सदस्य है, अर्बन नक्सल्स की एक सदस्य है। और जब से भारत में मोदी सरकार आई है, तब से मोदी सरकार का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने से बाज नहीं आती। वैसे ही ये क्लिपिंग में भी हमने सुना, ये जैसे ही विदेशी धरती में ब्रिटेन में पहुंचती है, जहां पर एक इवेंट हो रहा है ISJ22, जो यंग जर्नलिस्ट का एक इवेंट है ऐसा करके ब्रिटेन में, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रही है। इसने कल ही ये इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में ये जो मैडम बोल रही हैं, भारत की विदेश की धरती पे जाके भारत की बहुत तारीफ़ करती हुई दिख रही हैं। इनकी तारीफ़ का मुख्य कारण आप समझ लीजिए, पिछले कुछ दिनों पहले शायद आपको याद होगा भली भांति, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गई थी। जब ईडी ने इनके घर पे रेड मारी तो इनके घर से लगभग 1,70,00,000 रुपए कैश बरामद हुआ। तो जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने इनसे सवाल पूछे तो इनके पास जवाब नहीं था। और जैसे ही इनको ये मालूम पड़ा, इन्होंने उस 1,70,00,000 रुपए से 60-70 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए पीएम केयर फंड में, जिसमें लोगों को ये परसेप्शन जाए कि ये पैसा जो था ये कोरोना के लिए हमारे पास कोरोना कालखंड में आया था, इसलिए हम इसको दान के स्वरूप पीएम केयर फंड में इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये नैरेटिव इनका चला नहीं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये मैडम पाई गई 12 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर केस लगा। इनको अभियुक्त बनाया गया कि ये 12 करोड़ रुपए विदेशी जो पैसा आपके पास आया है जिन सोर्सों से, इसमें कुछ घपला घोटाला ज़रूर है, इसके लिए आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आपके ऊपर ये केस होगा। सुप्रीम कोर्ट में वो केस किया गया। सुप्रीम कोर्ट मीलॉट्स को एक बार फिर डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म याद आया, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, 12 करोड़ रुपए बहुत बड़ा पैसा नहीं है। जबकि हम और आप सोचे 12 करोड़ रुपए एक भारतीय, एक आम आदमी के लिए 12 करोड़ रुपए कितनी बड़ी संपत्ति होती है। लेकिन मीलॉट्स को नहीं लगा। फिर उन्होंने फाइनली परमिशन दे दी इनको विदेश जाने के लिए। पहले जो भारत की एजेंसीज़ हैं, ईडी और जो भी एजेंसीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जब ये ब्रिटेन इस इवेंट के लिए पहले जा रही थी तो इनको रोका गया था। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको परमिशन दी गई। और पहुंच के वही विवरण इस क्लिपिंग में वो बता रही हैं कि भारत के अंदर जिन भी लोगों को, जिन भी विदेशी पत्रकारों को ये लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो उनको दोबारा से गौर करना चाहिए। चूँकि मैं भी यहाँ पर जो आई हूँ वो कोर्ट की परमिशन से आई हूँ, और वहाँ पर पत्रकारों के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार इस समय जो भारत में सरकार है वो कैसे कर रही है। कश्मीर के अंदर भी 370 हटाने के बाद में कश्मीरी पत्रकारों के ऊपर भी कैसे अत्याचार करे गए, तो भारत का बहुत ही तारीफ़ कर रही थी वो पहुंच के। क्योंकि उसको पता है कि उसके पास जो पैसा विदेशों से आया है उसका कैसे इसने दुरुपयोग किया है। तो वो बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए एक उस मानसिकता में अपना फ्रस्ट्रेशन ही विदेशी धरती पे भारत का विरोध करके दिखा रही थी। अब हम इस केस को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं कि आखिर राना अयूब तो अभी विदेश में है, वो कल का ही इंटरव्यू है। अभी शायद उसको मालूम नहीं पड़ा होगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इनके जैसे वामपंथी और दलाल पत्रकारों के ऊपर ऐसा चपेट मारा है, ऐसा हथौड़ा मारा है कि जीवन पर्यंत ये भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी उसको जानकारी नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं वीडियो उसका, कहीं ना कहीं कुछ ट्वीट उसका आ गया होता। और आप मान के चलिए कल तक उसका आ जाएगा कि भारत की कोर्ट भी अब मोदीमय हो गई है, ऐसा ही कुछ करने वाली है। ये है क्या?
अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने एक विदेश से जब हम पैसा लेते हैं तो उसके अंदर FCRA का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। तो FCRA का रजिस्ट्रेशन जो होता है NGO के लिए होता है, और उस पर कुछ अमेंडमेंट किया था भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार को ये मालूम था ये विदेशों से जो पैसा आ रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल भारत में कई शक्तियां भारत विरोध के अंदर कर रही हैं, तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे थे जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और चैलेंज करने वाले भाई साहब कौन थे, इनका नाम सुन लें, इनके बारे में थोड़ा जान लें तो आपको समझने में आसानी होगी। ये है भाई साहब नोल हार्पर करके इनका नाम है। ये नोल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से पिटीशन हाई कोर्ट में गई थी। और पहले नोल हार्पर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का शहर एक विजयवाड़ा में इनका एक NGO चलता है, उसका नाम है केयर एंड शेयर। ये जो केयर एंड शेयर है, जो मुखौटा लगाए रहता है, वो ये बोलता है गरीबों और गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए ये सेवा का काम करते हैं भाई साहब ये नोल हार्पर। लेकिन एक्चुअली ये भारत में जो दबे कुचला जो समाज है, एक जो अनाथ बच्चे हैं, उन पे ये काम करते हैं, लेकिन सेवा का काम नहीं करते। ये उस पैसे का इस्तेमाल चर्च के द्वारा जो कन्वर्जन का कार्यक्रम है भारत में, उसको प्रमोट करते हैं आंध्र प्रदेश में। चूँकि हम सभी को पता है आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ सालों से ये अपना क्रिश्चियन कन्वर्जन का खेल बहुत लंबा रैकेट चल रहा है विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये काम करते हैं भाई साहब नोल हार्पर, ठीक है। तो नोल हार्पर ने पिटीशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोल हार्पर और ऐसे NGOs को इतना चपेट मारी है, या एक ऐसा हथौड़ा मारा है कि इनका दर्द जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये दर्द जाएगा नहीं। आप समझिए ये काम कैसे करते हैं। ये जो NGO जो पहले काम करते हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन FCRA में करा के पहले अपना कराते हैं और अपने आसपास के 10-20 लोगों का या 50 लोगों का उनका भी FCRA में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। जैसे एक के पास पैसा आता है बाहर से, विदेश से, तो ये उस विदेशी पैसे को अपनी जो टीम होती है 20-25 लोगों की, उसको अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इनका पूरा खेल जो रहता है, पूरा इनका रैकेट रहता है, इनका जो अपना एरिया रहता है, जो दिया जाता है एज ए टारगेट कि इस पूरे एरिया के अंदर आपको कन्वर्जन का खेल करना है, तो वो पूरे एरिया में ये पैसा सर्कुलेट होता है थ्रू दिस FCRA रजिस्ट्रेशन एंड दीज NGOs। उसके बाद में आपको पता होगा कुछ NGO भारत में ऐसे भी थे जो PIL, गवर्नमेंट के खिलाफ PIL जो फाइल होती है उसके लिए भी पैसे दिए जाते थे NGO के थ्रू भारत में, भारत के वकीलों को। उसमें आपको याद नाम होगा इंदिरा जयसिंह का। इंदिरा जयसिंह एक वकील थी जिनका एक NGO था लॉयर्स कलेक्टिव। वो विदेशों से पैसा लेता था केवल सरकार के खिलाफ PIL दर्ज करने का और लोगों को घूस दे के लोगों की सेटिंग करने का। ये मुख्यतः ये NGO ऐसे अभी तक काम कर रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्यतः 2 काम किए हैं, ये मास्टर स्ट्रोक है, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। ये आने वाले कालखंड में आपको इसके परिणाम दिखेंगे। पहला जो डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि अब जो NGO विदेश से पैसा लेगा जिसका रजिस्ट्रेशन FCRA में है, वो उस पैसे को स्वयं ही खर्च कर सकता है, वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये है कि अब आपका जो चैनल है, जिस चैनल के थ्रू आप जो राष्ट्र विरोधी खेल करते थे कि एक जगह पर एक NGO को विदेश से पैसा आया, फिर आपके जो FCRA रजिस्टर्ड 50 लोग हैं या 100 लोगों का नेटवर्क है या 2 लोगों का नेटवर्क है, आपने उस NGO से उन लोगों को वो पैसा ट्रांसफ़र किया राष्ट्र विरोधी खेल खेलने के लिए या कन्वर्जन के खेल के लिए। अब वो नहीं होगा। अब आपको वो पैसा अब स्वयं ही खर्च करना पड़ेगा, आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो है इस पैसे की मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग का एक टूल उन्होंने दिया है कि जो भी NGO विदेश से पैसा लेगा वो केवल
दिल्ली क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में ही अपना खाता खुलवा के वहीं पैसा लेगा और किसी भारतवर्ष में किसी कोने पे किसी भी अकाउंट में विदेश से पैसा नहीं आएगा। ये समझिए, ये जो मित्रों, ये जो एनजीओ के खेल से जो राष्ट्र विरोधी तत्व बहुत वर्षों से राष्ट्र विरोध कर रहे थे, अब उनको ये जो चोट पहुंची है, इस चोट का जो परिणाम है वो इनके जिंदा रहते इनको तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। क्योंकि अब वो जो पैसे के खेल के चक्कर में ये जो राष्ट्र विरोधी तत्व भारत में सक्रिय थे, अब उनके ऊपर ये भारतीय सरकार ने अमेंडमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मुहर लगा दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफिडेविट के हिसाब से भारत के अंदर जो FCRA रजिस्टर्ड NGOs हैं, जो एक्टिव है वो 23,000 है, जो इनएक्टिव है वो 20,600 है, जिनको भारत सरकार ने जिसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया है। उन 23,000 जो एक्टिव NGOs हैं, उनमें से 19,000 NGO ने SBI दिल्ली की किसी न किसी ब्रांच में अपना खाता खुलवा लिया है। लेकिन अभी भी 4,000 NGOs जो हैं उन्होंने किसी भी ब्रांच में दिल्ली के अंदर खाता नहीं खुलवाया है। ये 4,000 NGOs हैं, ये खाता क्यों नहीं खुलवा रही हैं? ऐसा ये क्या खेल कर रही थी राष्ट्र विरोध में कि आज इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि दिल्ली की SBI की ब्रांच में खाता खुलवा सकें। यही एक संकेत बहुत बड़ा है कि ये फॉरेन फंडिंग का जो NGO का खेल है वो कैसे भारत में राष्ट्र विरोध और कन्वर्जन के खेल को आगे बढ़ाता रहा है। एक आंकड़ों के हिसाब से मित्रों, 2010 में जो NGO के थ्रू फॉरेन फंडिंग हुई थी वो लगभग 9,000 करोड़ की थी, जो 2020 में बढ़ के लगभग 16,000 प्लस करोड़ हो गई, लगभग डबल से ज़्यादा। और ये जो पैसा है जो विदेश से आता है, इसका ज़्यादा उपयोग केवल चर्च के माध्यम से ये पैसा आता है और ये भारत में कन्वर्जन के काम पे लगता है या इस्लामिक दावा, इन्विटेशन टू इस्लाम के नाम पे ये लगता है। इसके बीच के जो माध्यम बनते हैं भारतवर्ष में, ये वही वामपंथी, वही अर्बन नक्सल्स, यही राणा अयूब जैसे पत्रकार, यही अरुंधति राय, यही निवेदिता मेनन, यही करण थापर जैसे पत्रकार, यही लोग उस पैसे का उपयोग करते हैं और भारत में आतंकवाद को ग्लोरीफाई करते हैं। उनको शील्ड की तरह मीडिया में बैठ के, टेलीविज़न में बैठ के उनकी शील्ड बन के मुर्तजा जैसे आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल के IITN बोलते हैं। गोधरा जैसे कांड की रिपोर्टिंग नहीं करते। राजदीप सरदेसाई मोदी हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, ऐसा नैरेटिव चलाते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज ऑब्जर्वेशन है वो एक बहुत बड़ा कदम है मित्रों। इन सब चीज़ों को हम सभी लोगों को जानने समझने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।